हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। सो इस वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि हम एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने बात की हुई है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम प्राइमरी सेक्टर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ आर इंडिपेंडेंस एंड प्लानिंग पीरियड। तो 1948 से लेके 1956 एंड देन 1980, जो तीन मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से बिफोर वी गॉट द LPG रिफॉर्म्स, उसको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा IPR ऑफ 1948, ठीक है, जो हमारा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था। IPR हियर मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट डिस्कशन। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का, इट केम जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। 47 में आज़ाद हुए और 48 में आ गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। हियर ओनली 3 इंडस्ट्रीज वर टू बी केप्ट अंडर स्टेट मोनोपोली। स्टेट मोनोपोली मतलब ओनली स्टेट इज अलाउड। स्टेट का मतलब भारत देश, ठीक है। सिर्फ भारत की सरकार को, भारत के स्टेट को इन 3 सेक्टर्स में अलाउड था। वो क्या था? पहला रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और वॉर एंड अम्यूनिशन यानी डिफेंस। सो एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे टू बी सोली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली 3 ये जो चीज़ें थी, ये तो सरकारी सिस्टम के अंदर में थी, पहला पॉइंट, ठीक है। और थी क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें थी जो डेवलप हुई थी। रेलवेज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, वॉर एम्यूनिशन यानी डिफेंस का जो हमारा सिस्टम था ऑल्सो डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सिस्टम। और एटॉमिक एनर्जी सिंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो भयावह स्थिति देखी गई थी आफ्टर जापान, सो गवर्नमेंट हैड टू कंट्रोल, क्योंकि ग्लोबली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस यानी वॉर एम्यूनिशन, तो इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही थी, ठीक। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वाज हैपनिंग दैट न्यू इंडस्ट्रीज वर टू बी सेटअप, ठीक है। 6 सेक्टर्स में न्यू इंडस्ट्रीज वर टू बी सेटअप बाय ओनली द गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये नई इंडस्ट्रीज़ जो बनाई जा रही हैं, जैसे आयरन एंड स्टील टाइप की, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं, आयरन एंड स्टील, बेसिक इंडस्ट्री लाइक एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, ये सब, उसमें जो 6 सेक्टर थे वाज न्यू इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट ओनली एंड ओनली, यानी प्राइवेट सेक्टर इन 6 इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? 2 मेजर रीज़न इसके ये थे। पहला कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं थे। दूसरा, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट रेडी। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर भी लेगा मान लो किसी तरह, तो भी इट विल नॉट बी, द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर देखता क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हमारी जो माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, स्टील मेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए फॉर आवर कंजम्पशन नीड, प्राइवेट सेक्टर विल नॉट गिव आउटपुट और परफॉर्म ऑन दैट लेवल। दैट्स वाई द गवर्नमेंट मेड दीज सेक्टर्स फुल्ली फॉर देमसेल्फ। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन 6 सेक्टर्स में जो पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे मान लो टेल्को थी, ठीक है, मतलब टाटा स्टील्स अगर थी, तो टाटा स्टील्स, सॉरी टेल्को, हाँ, तो टाटा स्टील्स जब थी तो टाटा स्टील्स एग्जिस्ट कर सकती थी, यानी एग्जिस्टिंग कंपनीज वर अलाउड टू फंक्शन, बट नो न्यू कंपनीज कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन दीज 6 सेक्टर्स। तो 6 सेक्टर यानी बेसिक या नेशनल इंपॉर्टेंस की जो इंडस्ट्रीज थी, वहाँ सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट वाज टू इन्वेस्ट। वाई? बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, प्राइवेट इन्वेस्टर्स उतना कर नहीं पाते। जिस स्पीड पे हमें आउटपुट चाहिए था, उस स्पीड पे आउटपुट हमें नहीं मिलता, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑल अदर सेक्टर्स टू बी लेफ्ट ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट, ठीक है।
apart from basic industry and the 3 fully reserved industry, that is atomic energy, railway and हमारा defense. Every other sector, the consumer sector, durable sector, non durable, perishable sector या फिर machine sector, तो जितने भी और अदर सेक्टर थे अपार्ट फ्रॉम 639 इंडस्ट्री वर ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट. अब प्राइवेट प्लेयर के इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी. द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो इन्वेस्ट हियर, बट प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो मेक न्यू इंडस्ट्रीज, जो पिछले 6 इंडस्ट्रीज में वो नहीं कर पा था. ठीक है. नाउ द गवर्नमेंट promised that there would be no nationalization up to 10 years. ठीक है. क्यों प्रॉमिस किया? क्योंकि नए जब आज़ाद हुए ऐसा कोई नियम आएगा कि 6 इंडस्ट्री को अपने लिए रिजर्व कर दिया सरकार ने, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इंडिकेशन क्या जाएगा? दैट द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू मूव टूवर्ड्स अ पब्लिक सेक्टर लेड डेवलपमेंट. और हमको इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है. हो सकता है आगे जाके सरकार मेरी कंपनी ही नेशनलाइज कर दे, अपने अंडर में लेते आए, या उस सेक्टर को रिजर्व कर ले ओनली एंड ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट. तो ये जो डर था, ये डर का जो इंडिकेशन गया लोगों के पास, वो इंडिकेशन ना जाए कि 1-2 साल में सरकार उनकी कंपनी ले लेगी या उस सेक्टर को रिजर्व कर देगी. तो सरकार ने स्पेसिफिकली कहा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वी वांट योर कोऑपरेशन. यानी हम लोग, आप प्राइवेट सेक्टर का कोऑपरेशन चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, कंज्यूमर गुड्स में हो, हमें आपका मदद चाहिए. वी विल नॉट डू एनी नेशनलाइजेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. 10 साल तक तो बिल्कुल नहीं करेंगे. तो प्राइवेट प्लेयर्स को ये इंडिकेशन गया ना कि कम से कम 10 साल लॉन्ग रन पीरियड में, 10 साल एक बड़ा पीरियड होता है, लॉन्ग रन पीरियड में अगर मान लो हम परफॉर्म कर गए तो सरकार पब्लिक नहीं करेगी मेरी कंपनी को, या पब्लिक सेक्टर में नहीं मिला लेगी, या नेशनलाइज नहीं करेगी. सो दे वर एबल टू परफॉर्म विथ एफिशिएंसी. ये इंडिकेशन जाना चाहिए, सो दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन बी डन. नहीं तो सब लोग क्या करते, सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे होते, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होता तो. ठीक. एंड सरकारी सेक्टर वॉज नॉन एग्जिस्टेंट एट दिस टाइम, जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947-48. ओके. सो देर वॉज नो फियर ऑफ गवर्नमेंट टेक ओवर एंड इट वॉज डन टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. ओके. नाउ the government understood the need of foreign capital in the economic growth. ठीक. अब गवर्नमेंट को तो समझ में था. क्यों समझ में था, अब बात करते हैं इसके बारे में. उस समय जो ट्रेंड चल रहा था वो ये बताता था कि हायर इज़ योर सेविंग, जितनी ज़्यादा आपकी सेविंग है, ठीक है, उतनी आपकी ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट. हैरट डोमर मॉडल इसको बोलते हैं. और दिस विल लीड टू अ हायर ग्रोथ रेट. अब सरकार को ये पता है कि सेविंग्स बढ़ानी है, और सेविंग्स बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा, लोगों के पास इनकम होनी चाहिए. लेकिन इनकम तो उस टाइम बहुत 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 पुअर थी, पीपल वर पुअर, इनकम ज़्यादा थी नहीं. तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से, बैंकिंग सिस्टम में या उसके सिस्टम में. द गवर्नमेंट हैड टू, बिकॉज सेविंग्स वर लो, तो गवर्नमेंट हैड टू बोरो फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. ये बात गवर्नमेंट को समझ आ गई कि हमें भाई लेना पड़ेगा लोन वोन. ठीक है. तो लोन और नीड ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू इंक्रीज द ओवरऑल सेविंग्स इन द इकोनॉमी सो दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन राइज. अब वो लोन लेके आए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आए. फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करें, वो सरकार का डिसीजन होता. जैसे आज ऑटोमेटिक रूट है एफडीआई का, पहले नहीं था, सरकार से परमिशन चाहिए. और सरकार को ये भी पता था कि लोन हमें लेना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू डेवलप द नेशन. सरकार ये सोच के चल रही है, समझ के रखना कि 1938 में ये डिसाइड हुआ था कि देयर विल बी अ नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनी थी. ठीक है. तो उस समय से डिसाइडेड था एक तरह से कि हम प्लान्ड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे. तो सरकार अपने कंट्रोल में चीज़ें लेना चाहती थी टू फास्ट फॉरवर्ड आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर अलाउड, बट द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हैड टू रिमेन विथ इंडियन पार्टनर्स. आज भी अगर हम देखें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट या चाइनीज़ कंपनीज़ को अलाउ तो है कि आप एमजी मान लो
कंपनी में है, कार बना सकती है। देयर इज़ अ BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, अ चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर तब कर सकती है व्हेन दे फाइंड अ जॉइंट वेंचर इंडियन पार्टनर वेयर द इंडियन पार्टनर एटलीस्ट है अ मेजॉरिटी और एटलीस्ट 50-50 स्टेक। तो यही काम यहाँ भी था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड था, फॉरेन कंपनीज यहाँ आ भी सकती थी, काम भी कर सकती थी, बट उनके पास एक इंडियन पार्टनर होना चाहिए। या दूसरी चीज़, अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी में आ रहा है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी ओनरशिप इंडियन कंपनी की ले ले। जैसे मान लो एक कोई कोला कंपनी है कैंपा, 100% अभी एक इंडियन कंपनी पार्ले के पास उसका शेयर है, उस समय था, ठीक है। बट कोई फॉरेन कंपनी आई जैसे कोका कोला और आके कही कि हम तुम्हारा 52-53% शेयर ले लेंगे, यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड टिल 49% लिमिट, ऐसे समझ लो, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट विल बी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। तो अभी आप ये रिवाइज करिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट IPR 1956 इन डिटेल, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।